प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी इनके बारे में बात की और इंडियन ज्योग्राफी की बातें तो हम कर ही रहे हैं। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद अब हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री का कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने बहुत सी बातें की है। ये भारत की सबसे पुरानी जो ऐतिहासिक सिविलाइजेशन है और इसके बारे में हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने बहुत कुछ सीखा। इसका पता हमें बाद में लगा, पहले पता भी था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रकृति की पूजा होती थी, पक्के मकान होते थे, पक्की नालियाँ होती थी, चौकोर सड़कें होती थी और बड़े बड़े तालाब होते थे। तांबे का आविष्कार के बारे में, पहिए के आविष्कार के बारे में, आग के आविष्कार के बारे में सारी बातें हमने पढ़ी हैं। ये प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऐतिहासिक बातें ये हमने बातें की हैं। उसके बाद जो आर्य सभ्यता में जो गिना जाता है प्री वैदिक सभ्यताएँ, यानी वैदिक सभ्यताएँ और आर्य सभ्यताएँ, इसके बारे में हमने कुछ बातें पहले की थी। वैदिक सभ्यता के अंदर वेदों को महत्व दिया गया, प्रकृति को महत्व दिया गया, हवन को महत्व दिया गया। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, ये सब प्रकृति से ही हमने सीखा। और वैदिक मंत्रों से और वैदिक चीज़ों से हमने प्रकृति से रिसोर्सेज ग्रहण किए और इन रिसोर्सेज का हमने सबसे ज़्यादा यूज किया, तो हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की। वैदिक सभ्यता के अंदर कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के जो वर्षा का लाना और कई प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों में हमने प्रयत्न किए। वैदिक सभ्यता के अंदर में हवन वगैरह का, दवाइयों वगैरह का और आदमी का स्वस्थ कैसे रहे उसके बारे में ये सारी बातें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में, आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ी। आर्य सभ्यता के बारे में, पुरानी बातें के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो क्या बताएं, परंतु फिर भी सबको पता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वगैरह की बातें हमने पहले भी करी थी। सतयुग में हमने आर्य सभ्यता के अंदर भगत ध्रुव हुए हैं, भगत प्रहलाद हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, कच्छप अवतार हुए हैं, हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। उसके बारे में जो अपने वचन के बारे में जो पालन करते थे, ये सारी बातें हमने सतयुग के बारे में पढ़ी। और त्रेता युग के अंदर भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में सारी बातें पढ़ी, जो दुश्मन को यानी बुराई को मारने के लिए और राम अवतार रामायण की जो बातें हमने पढ़ी हैं। इसके बाद महाभारत में श्री कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण अवतार के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी जवानी के बारे में, महाभारत के युद्ध के बारे में और गीता के बारे में सारी बातें आपने पढ़ी हैं। ये सब कुछ हमारे भारत के इतिहास के बारे में आता है। ये सबको करीब सबको जानकारी है। जानकारी तो भारतीय इतिहास की सभी को है। फिर कुछ जो है हिंदू धर्म के अंदर कुछ जैसे जाति प्रथा के नाम पर या किसी और नाम पर छोटा बड़ा का भेदभाव होने लग गया, तो ये भेदभाव बड़ा गलत था। इस भेदभाव की वजह से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, तो शूद्रों को नीचा समझने जाने लगा, तो ये गलत हो गया। फिर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, तो महात्मा बुद्ध के अंदर जाति पाति का रोग का कोई भेदभाव नहीं था। और वही बुद्ध धर्म इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे तिब्बत में क्या, जापान में क्या, चीन में क्या, सारे वर्ल्ड के अंदर बुद्ध धर्म का फैलाव हुआ। इसी तरह से जैन धर्म भी पवित्र अहिंसा के बारे था, तो जैन धर्म का भी बहुत हुआ। गुरु नानक देव जी के बारे में, सिख धर्म के बारे में भी तो ये बातें हुई। तो ये सारी बातें हम ऐतिहासिक बातें कर रहे हैं। अब हम जो भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्यूकस, सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने जो मकदूनिया का राजा था उसे सारी दुनिया का विजय करने के लिए और एक फौज बनाई और वो फौज से सारी वो यूनान से चल के और भारत तक पहुंच गया और यहाँ पर आकर के उसने इंडिया पर हमला किया।
तो आम्भी जो राजा थे, आम्भी जो राजा थे वो तो उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली और वो सिकंदर के सामने झुक गया। परंतु जो पोरस था उसने हार स्वीकार नहीं की और सिकंदर का डट के मुकाबला किया, और डट के मुकाबला करते करते भी और वो पकड़ा गया राजा पोरस जो है। तो सिकंदर ने पोरस से जब पकड़ा गया तो उससे पूछा, बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो फिर भी पोरस ने हिम्मत नहीं हारी और दिलेरी से जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है वही व्यवहार आप मेरे साथ करें। उनकी निडरता को देख करके जो सिकंदर जो था बड़ा खुश हुआ और पोरस को एक मित्रता, राजा पोरस को एक मित्रता जो है, राजा पोरस को एक मित्रता के रूप में स्वीकार कर लिया। और इधर में जो चाणक्य थे, चाणक्य जो थे वो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, वहाँ पर चाणक्य इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के और प्रोफेसर थे। तो उन्होंने सिकंदर की बातें देख करके और उन्होंने एक चाल चली, अपनी एक वो चाल क्या चली कि सिकंदर की फौज के अंदर चंद्रगुप्त को दाखिल करवा दिया। और चंद्रगुप्त ने सिकंदर की फौज के अंदर जाकर के ये कहना शुरू कर दिया, फौज में बगावत करनी शुरू कर दी कि सिकंदर को तो हमले से राज मिल रहा है, ताकत मिल रही है, उसको जय जयकार मिल रही है, और तुम अपना घर छोटे इतने साल हो गए हैं तुम्हारे को, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तो तुम अपने घर जाना क्यों नहीं चाहते, अपनी घर गृहस्थी क्यों नहीं वो संभालना चाहते? तो इस प्रकार धीरे धीरे करके उनमें एक किस्म का और जागृति पैदा हो गई और सिकंदर की फौजों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम आगे आपके लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम घर वापस जाना चाहते हैं। और इस प्रकार से सिकंदर को हार मान करके और वापस जाना पड़ा। और कहते हैं कि सिकंदर जाते हुए जब रेगिस्तान से आगे से गुजर रहा था, अफगानिस्तान के सिंध के रेगिस्तान से गुजर रहा था, तो उसको कहते हैं मलेरिया हो गया। और मलेरिया होने की वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो प्यास पानी के लिए वहाँ पर पानी मिला नहीं। तो जो आकड़े, आग के जो फूल थे, आग के जो पत्ते थे, उनका जो दूध निकाल करके उसे पी लिया। और कहते हैं सिकंदर वापसी अपने इलाके में नहीं पहुंचा और सिकंदर की मौत वहीं हो गई। परंतु इससे पहले सिकंदर जो सिंध वगैरह का जो इलाका जीतता था, सेल्यूकस अपना सेनापति को वहाँ पर छोड़ गया और सेनापति को राज के लिए छोड़ गया। तो चंद्रगुप्त ने होशियारी करके और सेल्यूकस का दिल जीत लिया और सेल्यूकस की लड़की के साथ जो था चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा दी। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवाने से उसको बहुत ताकत मिल गई। और वो जो है ताकत मिल गई, वहाँ पर जो है पाटलिपुत्र पर उसने हमला कर दिया। पाटलिपुत्र पर हमला क्यों किया, सवाल तो इस चीज़ का है। पाटलिपुत्र पर गुप्ता गुप्त जो थे वो राजा राज करते थे, वो ऐशप्रस्त थे और लोगों की भलाई के बारे में कोई ध्यान नहीं देते थे। इस प्रकार से तो चाणक्य जो था, चाणक्य ने एक बार पहले की बात है, ये पुरानी बातें, चंद्रगुप्त और चाणक्य की बात मैं पीछे बता दूं। चंद्रगुप्त तो जो था वो गुप्त के राज में हुआ और वो मूरा दासी का बेटा था। और एक बार राजा ने एक पिंजरे के अंदर शेर डाल करके और ये कहा कि भी पब्लिक के अंदर जो इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल देगा वो जो है उसको बड़ा भारी इनाम मिलेगा। तो चंद्रगुप्त ज़्यादा बड़ा नहीं था, उम्र में छोटा ही था। तो चंद्रगुप्त ने देखा कि भी, तो चंद्रगुप्त खड़ा होकर के बड़े ध्यान से शेर की तरफ देखा। पिंजरे में जो शेर बंधा हुआ था उसकी आंखें झपक नहीं रही थी, पलक झपक नहीं रहे थे। तो उसने कहा, हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ पिंजरे में, बिना पिंजरा खोले और जो है शेर को बाहर निकालना। तो उसने बड़े गौर से देखा। तो उसने कहा कि भाई शेर जो पिंजरे के नीचे आग लगा दी जाए, आग जला दी जाए
तो पिंजरे के नीचे आग जलाई जाने से क्या हुआ कि वो शेर जो था मोम का था, वो पिघल गया और पिघलने की वजह से वो सारा मोम नीचे बाहर आ गया। तो बिना पिंजरा खोले और शेर को बाहर निकाल दिया। बाकी तो सब लोग घबरा रहे थे, अगर हम शेर को बाहर निकाल देंगे तो शेर तो हमें खा जाएगा, और बिना पिंजरा खोले शेर को निकाल भी कैसे सकते हैं। अब उस चंद्रगुप्त का इतना दिमाग देख करके राजा के मन में आई कि भी जब इतना विद्वान आदमी बचपन में इतनी होशियारी दिखा रहा है तो आगे बन करके कभी मेरा राज ही ना ले ले, राज ही ना छीन ले, राजा ही ना बन जाए। तो इसलिए अब उसने कहा कि भाई इसको मुंह मांगा इनाम दीजिए। अब वो घबरा गया कि मुंह मांगा इनाम अगर मान लो इसने मेरा राज ही मांग लिया तो मैं क्या दूंगा। तो उसने कहा अच्छा भाई मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बोले मैं तो तक्षशिला के अंदर विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, तो वहां पर मेरे को विद्या ग्रहण करने की इजाजत दी जाए। तो फिर तक्षशिला में चला गया। तो राजा तो आराम से रह गया कि चलो इससे तो कोई छुटा, कम से कम वो तक्षशिला में चला गया। और इससे पहले चाणक्य की और बात थी। एक बार चाणक्य जो है पाटलिपुत्र की तरफ आ रहा था, जंगलों से निकल रहा था। और जो राजा जो थे ना उसके पाटलिपुत्र के, वो उसके जो मंत्री वगैरह थे वो भी बड़े चिढ़ते थे राजा से, तो सामने से कुछ नहीं कहते थे। तो एक बार चाणक्य जो है रास्ते में जंगल से आ रहा था, तो एक कांटा उसको, वो नंगे पैर था, कांटा लग गया। तो उस कांटे को निकाल करके जिस बूटी का वो कांटा था उस बूटी को ही उखाड़ करके और उसके अंदर जड़ के अंदर लस्सी भर दी, जिससे कि वो कांटा पैदा ही ना हो। तो उसे चाणक्य ने कहा कि जो तेरा दुश्मन है उसको, दुश्मन को पहले ही जड़ से निकाल दो, क्योंकि बाद में जाकर के और दुखी कर सकता है। ये चाणक्य का पहला नियम था। तो ये सब जो पाटलिपुत्र का राजा का जो मंत्री था वो सब देख रहा था। और मंत्री ने कहा यार इसने कैसे किया ये। तो उससे आगे पूछा भाई ये आपने पेड़, ये जो जिसका कांटा है उसको आपने उसकी जड़ को निकाला है और जड़ को निकाल करके इसमें लस्सी डाली है, तो ऐसे क्यों किया। बोले कांटा जो है मेरा दुश्मन था और मेरे दुश्मन को मैंने जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अपना जो दुश्मन हो ना उसको जड़ से उखाड़ दो, जिससे वो पैदा ही ना हो, इसलिए मैंने उसमें लस्सी डाल दी, जिससे कि उसकी जड़ आगे पनपे ही ना। तो बोले अच्छा अच्छा विद्वान आदमी है और ब्राह्मण है। तो चाणक्य तो काला कल उठा था बेचारा, वो ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण है तो अच्छा भी कल हमारे राजा के मंत्री ने ये कहा, गुप्ता के मंत्री ने ये कहा कि कल हमारे राजा जो है ब्राह्मणों को दान देंगे, आप भी वहाँ जरूर आना। तो वहाँ पर जब वो गए तो ये भी लाइन में लग गए, चाणक्य भी लाइन में लग गए। तो जब वो राजा जो था, पाटलिपुत्र का जो राजा था गुप्ता, वो जो है वो दान बांट ही रहा था, तो चाणक्य की बारी आ गई। तो चाणक्य को काला तो लुट्टा देख करके उससे कहा तुम ब्राह्मण हो क्या। बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो बोला ब्राह्मण ऐसा होता है क्या। उसे कान पकड़ कर उसको बाहर निकाल दिया। उसने जब ही से प्रण किया कि बोले हे राजा सुन ले मेरी बात को, कि जैसे तेरे को कहने मेरी बेइज्जती की है, आज मैं अपनी चौकी पर गांठ मार रहा हूँ। जब तक तेरे सारे कुल का परिवार को मैं जड़ से नष्ट ना कर दूं, तब तक जो है मैं चैन से गांठें खोल लूंगा नहीं। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बारे में सुन रखा था। वो चंद्रगुप्त के बारे में ले जा करके और तक्षशिला के अंदर शिक्षा दे करके और आगे की बातें मैंने बताई दी। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की लड़की के साथ शादी करके ताकतवर बन गया और पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया। और हमला डायरेक्ट नहीं किया, चंद्रगुप्त की योजनाओं के अनुसार किया। अपने जो व्यक्ति थे वो पाटलिपुत्र के राजा की फौजों में, और उसका मंत्री परिषद तो वैसे ही उससे राजा से नाराज था, तो उसकी फौज में बगावत कर दी और राजा के खिलाफ बगावत कर दी। इस प्रकार राजा मारा गया और चंद्रगुप्त जो है वो राजा बना। और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने राज का प्रसार किया और बिंदुसार के बाद अशोक राजा हुए। ये अशोक महान कहलाए और अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया और बुद्ध धर्म ग्रहण करने से उसके अंदर जो अंत जो था
राजा अशोक का भी कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बुद्ध धर्म में भी हीनयान और महायान, तो हीनयान तो नरम दल के थे और महायान सख्त दल के थे। तो महायान ने एक किस्म का अशोक को कैद कर लिया और अपनी मनमानी बातें अशोक से मनवाने लग गए। तो इस प्रकार अशोक का अंत भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हालांकि अशोक ने भी अपने भाइयों को मार करके अशोक ने राज ग्रहण किया था, ये सभी को पता है। तो इस प्रकार से सारी बातें ये जो मैंने बताई है, चंद्रगुप्त मौर्य तक की आज बातें रहने दीजिए, आगे की बातें फिर कभी सही। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में बात बताने का कोशिश तो किया है, ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात की है, चंद्रगुप्त मौर्य तक। धन्यवाद आज के लिए, बाकी फिर कभी सही आगे का पाठ आगे।